आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालें ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट से जुड़े कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे पहले जनरल बात यह है कि टिश्यू के सरफेस से CO2 निकल के आएगी कहाँ? ब्लड में। ये मान लेते हैं कि ब्लड वेसल है, तो ब्लड के अंदर CO2 पहुंच जाएगी। अब अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, उसमें से लगभग 20 से 25% तो हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होगी, लगभग 70% प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी और 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में। तो ब्लड में CO2 आ जाएगी और फिर उसके 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा जो RBC के अंदर वाला है, एक कंपोनेंट प्लाज्मा वाला, एक कंपोनेंट प्लाज्मा में डिजॉल्व वाला, और अंततः ये कहाँ पहुंचेगी? तो अंततः ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिलीज होगी और एल्वियोलाई पर रिलीज हो जाएगी। तो CO2 ट्रांसपोर्ट का बेसिक मतलब ये है कि टिश्यू पर मेटाबॉलिज्म से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाए और ब्लड के अंदर अपने अपने वे में 70% किसी फॉर्म में, 25% किसी फॉर्म में, 7% किसी फॉर्म में, और अंततः वो CO2 एल्वियोलाई पर क्या हो जाए? रिलीज हो जाए। तो इसी को यहाँ से यहाँ पहुँचाने का जो तरीका है उसी का नाम क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। इतना लिखो। तो अब हमको एक एक करके पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे 20 से 25% जो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में साथ में है, और 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है, और 7% तो डिजॉल्व स्टेट है। तो एक एक करके हमको पढ़ना है। टिश्यू से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के द्वारा फाइनली एल्वियोलाई पर क्या हो जाए? रिलीज हो जाए। वही है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो पहला तरीका है वो 20 से 25% वाला है, दूसरा 70% वाला। तो पहले तरीका देख लेते हैं, बढ़े आगे। तो पहला जो वे है बीस से 25% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है किस फॉर्म में? कार्बामीना हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब कैसे बनता है भी लिखेंगे नहीं, लिखने का टाइम देंगे। देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये टिश्यू है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और ब्लड के अंदर आ जाएगी। ये ब्लड में आ गई। तो जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगी तो ये RBC के अंदर चली जाएगी। मान लेते हैं कि ये RBC है और RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक। तो RBC के अंदर जाएगी और हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करेगी। तो रिएक्शन देखो क्या होगा? रिएक्शन ये होगा कि CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी और बना लेगी HBCO2। इसी का नाम कार्बामीना हीमोग्लोबिन है। आप सोच रहे हो कि ये H एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? तो यही फार्मूला ही है कार्बामीना हीमोग्लोबिन का। तो CO2 RBC के अंदर जाएगा, हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, कार्बामीना हीमोग्लोबिन बनाएगा। फिर ये RBC अपना ब्लड के साथ तैरते तैरते कहाँ पहुंचेगी? टिश्यू के सरफेस पर आ जाएगी। मान लेते हैं कि ये RBC टिश्यू के सरफेस पर आ गई है और उसके अंदर क्या है? कार्बामीना हीमोग्लोबिन। वहां ये रिएक्शन
रिवर्स हो जाएगी। हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और CO2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जब अलग हो जाएगा तो इससे CO2 बाहर निकलेगी और CO2 बाहर निकलने के बाद ब्लड से बाहर आएगी और कहाँ रिलीज हो जाएगी, एल्वियोलाई पर। तो अगर हम ये कहें कि कार्बामीना हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो सिंपल है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आई, ब्लड में आई, आरबीसी के अंदर गई, हीमोग्लोबिन से बाउंड की, कार्बामीना हीमोग्लोबिन बनाई, आरबीसी धीरे धीरे कहाँ पहुंची, एल्वियोलाई की सरफेस पर पहुंची, वहां रिएक्शन ये रिवर्स हो गई, हीमोग्लोबिन अलग हो गया, CO2 अलग हो गया, CO2 ब्लड आरबीसी से निकल के बाहर आ गया और कहाँ गया, एल्वियोलाई पर रिलीज हो गया। अब हमको सिर्फ 2 क्वेश्चन देखना है, ये रिएक्शन इधर से इधर को कहाँ हुई है, तो कहोगे टिश्यू पर हुई है, और इधर से इधर कहाँ पर हुई है, तो लंग्स एल्वियोलाई पर होगी। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हीमोग्लोबिन CO2 से जुड़ जाता है कहाँ, टिश्यू पर, और यही हीमोग्लोबिन CO2 छोड़ देता है कहाँ, लंग्स पर। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां हमको समझना है कि बाइंडिंग किसकी, HB की, किससे, CO2 से हो रही है, ये किस पर डिपेंड करेगी, ये किस पर डिपेंड करेगी। तो ये देखिए मैंने कल बताया था कि जिससे बाइंडिंग होती है उसी पर मेनली डिपेंड करती है। बाइंडिंग किससे हो रही है, CO2 से, तो डिपेंड किस पर करेगी, CO2, डिपेंड ऑन, तो आंसर देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। लेकिन जब ऑक्सीजन से बाइंडिंग हो रही थी तो भी तो CO2 का रोल था, तो जब CO2 से बाइंडिंग हो रही है तो किसका रोल होगा, O2 का रोल होगा। तो डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेकिन प्रभावित कौन करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये मेन फैक्टर है। अगर चूज करना पड़ेगा तो क्या कहोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो सीधी सी बात केमिस्ट्री का बताइए, अगर रिएक्टेंट बढ़ा दिए जाएं तो रिएक्शन किधर होगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, और अगर ये घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, टिश्यू के सरफेस पर CO2 ज्यादा होगी कि कम, तो अगर CO2 ज्यादा होगी तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड, मतलब हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा, CO2 से बाइंड करेगा, और लंग्स के सरफेस पर CO2 कम होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। तो जो फाइनली बात याद रखनी है कि एट टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू पर 2 चीजें होती है, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है, ज्यादा होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है, कम होता है। ये दोनों लोग क्या कहेंगे, ये दोनों लोग कहेंगे कि हीमोग्लोबिन किससे जुड़ जाए, CO2 से जुड़ जाए। तो ये क्या करेंगे, ये बाइंडिंग कराएंगे, किसका, HB विद टू फॉर्म, क्या बनवाएंगे, कार्बामीना हीमोग्लोबिन। लेकिन जब हम पहुंचेंगे कहां, लंग्स पर, तब जरा बताओ क्या होगा, तो कहानी पलट जाएगी। लंग्स पर क्या होगा बेटा, लंग्स पर CO2 क्या होगा, कम, तो O2 क्या हो जाएगा, तो लंग्स पर CO2 हो जाएगा कम, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, तो ये कार्बामीना हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर देंगे, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, तो कहोगे डिसोसिएशन ऑफ कार्बामीना हीमोग्लोबिन, और क्यों करेंगे, टू रिलीज क्या, CO2। सिर्फ 2 क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ेंगी, तो आंसर दोगे क्या, CO2 ज्यादा O2 कम। और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं
जो हीमोग्लोबिन को CO2 से अलग करेंगे। तो आंसर देंगे क्या, CO2 कम और O2 ज्यादा। लिख लो। तो H का क्या असर होगा, H प्लस का। तो H प्लस का अगर असर कहीं पूछ ले CO2 में, वैसे दिया नहीं है लेकिन मान लो पूछ ले, तो कैसे बताओगे। मोनेंद्र आगे आ जाओ। अगर H प्लस का असर आपसे पूछ ले तो क्या करोगे, तो सिर्फ इतना ही बताओगे, जो CO2 का होगा वही क्या होगा, H का। अगर CO2 ज्यादा तो H क्या हो जाएगा, ज्यादा, और CO2 कम तो H क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बढ़े आगे। तो 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट कार्बामीना हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा, और उसका और जो उसका कॉन्सेप्ट है कि टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ब्लड में, फिर आरबीसी के अंदर जाएगी, हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, कार्बामीना हीमोग्लोबिन बनेगा, आरबीसी धीरे धीरे एल्वियोलाई पर पहुंचेगी, रिएक्शन बैकवर्ड होगा, CO2 बनेगी, रिलीज होगी एल्वियोलाई पर, बात खत्म। सिर्फ 2 क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड से जो बाइंडिंग है वो किस पर डिपेंड करेगी, तो कहोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेकिन कौन सा दूसरा फैक्टर है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। चूज करना पड़ेगा तो क्या लगाओगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ही लगाओगे। ठीक है, टिश्यू के सरफेस पर CO2 ज्यादा है, O2 कम है, ये दोनों कंडीशन फेवर करेंगी कार्बामीना हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, और लंग्स के सरफेस पर CO2 कम है, O2 ज्यादा है, ये दोनों कंडीशन फेवर करेंगे क्या, CO2 का रिलीज। बस इतना ही क्वेश्चन। अब है 70% कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, शुरू करें। दूसरा है 70% CO2
ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट आयन। कैसे, अभी लिखेंगे नहीं, देखेंगे। फिर वही कहानी कि ये है टिश्यू, यहां से क्या निकलेगी, CO2 कहां आ जाएगी, ब्लड में। अब CO2 आ गई है ब्लड के अंदर। मैंने अभी आपको बताया कि जब ब्लड में CO2 आएगी तो ये देखिए, ये भी फिर से RBC के अंदर जाएगी, ये फिर से RBC के अंदर ही चली जाएगी। बस अब फर्क समझ लीजिए, ये कौन सी है, 70% वाली है। अब अलग अलग हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां कोई बंटवारा तो होगा नहीं कि कि ये 70 वाली है, ये 20 वाली है, मतलब मैं पढ़ा केवल अलग अलग रहा हूं, काम तो सब एक साथ चल रहा होगा ना। ये 70% वाली CO2 है, ये भी RBC के अंदर चली जाएगी। अब जब RBC के अंदर जाएगी तो अंदर हीमोग्लोबिन से रिएक्शन नहीं करना है, अंदर कुछ और होना। क्या देखो, तो अंदर स्थिति ये होती है कि अंदर जाकर के CO2 वाटर से रिएक्शन करेगी और बना लेगी H2CO3। फिर ये टूट जाएगा किसमें, SCO3 माइनस और किसमें, H+। ये जो SCO3 माइनस है ये RBC से बाहर निकलेगा, ये ब्लड वेसल है और ये SCO3 माइनस बाहर निकलेगा। बाहर निकलते ही इसकी मुलाकात हो जाएगी सोडियम से और ये दोनों लोग मिल जाएंगे, क्या बना लेंगे, बना लेंगे NaHCO3। ये अभी ब्लड वेसल के ही है। ये NaSCO3 धीरे धीरे टहलते 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 कहाँ पहुंचेगा, लंग्स के सरफेस पर। वहां देखो क्या होगा, वहां ये रिएक्शन फिर से उल्टा होने लगेगी। ये है NaSCO3, ये टूट जाएगा किसमें, Na अलग हो जाएगा और SCO3 माइनस अलग हो जाएगा और अब ये फिर से RBC के अंदर चला जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये CO2 वाटर से जुड़ा था, H2CO3 बना था, SCO3 माइनस बना, RBC के बाहर निकला, सोडियम से जुड़ा, सोडियम बाइकार्बोनेट बना। अब ये ब्लड टहलते 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 कहाँ पहुंचा, लंग्स के सरफेस पर। लंग्स के सरफेस पर रिएक्शन टूट गई, फिर से SCO3 माइनस बन गया और ये फिर से कहाँ चला गया, RBC के अंदर। अब जब ये RBC के अंदर जाएगा तो ये रिएक्शन रिवर्स होने लगेगी, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और फाइनली क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो अब RBC से निकलेगा क्या, RBC से CO2 निकलेगा, फिर ये बढ़ के CO2 निकलेगा तो फिर कहाँ जाएगा, ब्लड के बाहर आएगा और अंततः कहाँ रिलीज हो जाएगा, एल्वियोलाई। ये बड़ा स्पेशल तरीका है ट्रांसपोर्ट का, 70% का। ये जो रिएक्शन हमने लिखी है ये ज़्यादातर RBC के अंदर होती है, ये प्लाज्मा में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इसका रिएक्शन का काम कहाँ है, RBC के अंदर। फिर से देखते हैं, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ब्लड में आई, हम 70% की बात कर रहे हैं। ये RBC के अंदर गई, वाटर से रिएक्शन किया, H2CO3 बनाया, SCO3 माइनस बनाया, H+ बनाया। SCO3 माइनस RBC से बाहर निकला, सोडियम से जुड़ा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया। अब धीरे धीरे ब्लड से टहलते टहलते कहाँ जाएंगे, लंग्स के सरफेस पर। यहाँ NaSCO3 टूट जाएगा, सोडियम अलग, बाइकार्बोनेट अलग, ये RBC के अंदर गया। अब रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी और क्या बनेगा, CO2। RBC से निकलेगा CO2, ब्लड के बाहर जाएगा और कहाँ रिलीज हो जाएगा, एल्वियोलाई। तो जरा बताओ, ये रिएक्शन इस दिशा में होगी कहाँ, तो ये रिएक्शन इस दिशा में होगी कहाँ, टिश्यू पर। और इस दिशा में कहाँ होगी, लंग्स पर। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। तो क्यों इस दिशा में होगी टिश्यू पर और क्यों इस दिशा में होगी लंग्स पर, तो फिर वही है, रिएक्टेंट बढ़ा दीजिए तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी और रिएक्टेंट घटा दीजिए
तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी। तो एट टिश्यू क्या ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा, CO2। तो रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड होगी तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन होगा किसका, SCO3 माइनस का। और एट लंग्स क्या होगा, CO2 कम हो जाएगी तो रिएक्शन कैसी होगी, बैकवर्ड होगी। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड होगी तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो ध्यान से सुने, टिश्यू के सरफेस पर बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रैप होगी, लेकिन लंग्स के सरफेस पर किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। दो क्वेश्चन और बचे हैं। रिएक्शन इधर से इधर होगी तो यहां एंजाइम लगेगा, कौन सा, कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यहां पर भी तो एंजाइम लगेगा, तो वही एंजाइम कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज से जुड़े 4 क्वेश्चन हैं, अभी उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको देख लीजिए, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो बाइकार्बोनेट आयन बनवाएंगे। तो कहोगे CO2 ज्यादा होगा तो बाइकार्बोनेट बनेगा। और कौन सी परिस्थितियां हैं जो बाइकार्बोनेट को H+ से जोड़ करके CO2 बनाएंगे, तो कहोगे क्या, CO2 कम। ये घटना कहाँ होगी, टिश्यू पर, और ये कहाँ होगी, लंग्स पर। इतना लिखो। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, पहला सवाल यह है कि ये एंजाइम कहां पाया जाता है। तो कहोगे एंजाइम फाउंड इन RBC एंड प्लाज्मा। जैसे आप आंसर देंगे वैसे पूछेगा मेनली या मेजर अमाउंट कहां पाया जाता है, तो मोस्टली यही है। तो यहां क्या है, माइन्यूट अमाउंट है, दूसरा ऑप्शन। फिर दूसरा सवाल यह है कि ये आया कहां से, इसको बनाया किसने। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन आपके काम का है। इधर देखो, ब्लड वेसल देखियो, ब्लड वेसल में अंदर अंदर लाइनिंग पाई जाती है। ब्लड वेसल की जो अंदर अंदर लाइनिंग होती है इसका नाम एंडोथीलियम है। ब्लड वेसल की एंडोथीलियम की जो सेल हैं वही क्या बनाती हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो बनाता कौन है, एंडोथीलियल सेल ऑफ कैपिलरी। तीसरा सवाल है ये है क्या,
तो ये है एंजाइम ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट। यही अकेला ऐसा एंजाइम है, या और भी कुछ एंजाइम है, जो किसी रिएक्शन को, रिएक्शन इधर को चलेगा तो भी यही एंजाइम लगेगा, और रिएक्शन इधर को चलेगा तो भी यही एंजाइम लगेगा। इसका मतलब है कि ये वो एंजाइम है जो प्रोसीड रिएक्शन क्या, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। एक और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, इसको जिंक चाहिए, इसको जिंक चाहिए एज ए क्या, को फैक्टर। ज्यादातर कहाँ है, आरबीसी में। तो वो जो रिएक्शन लिखी थी वो कहाँ होगी, आरबीसी में कि प्लाज्मा में। वो रिएक्शन दोनों जगह होती है, क्योंकि एंजाइम कहाँ है, दोनों जगह है। हाँ, ज्यादातर कहाँ होती है, आरबीसी में, और कुछ कहाँ होती है, प्लाज्मा में। लिखो लिखते रहो और सोचते रहो, कितने परसेंट CO2 आरबीसी के अंदर गई है। तो लगभग 95%। क्यों, 70% ये गई है और 25% वो गई है, तो कितना हो गया, 95। बस केवल 5 से 7% के आसपास जो है आरबीसी के अंदर नहीं जाती है। दो क्वेश्चन और केवल बचे हैं यहां। ये चीज अभी आपको पढ़ाई जा चुकी है कि टिश्यू की सरफेस पर आरबीसी के बाहर क्या आता है, SCO3 माइनस, और लंग्स की सरफेस पर यही SCO3 माइनस फिर से किसके अंदर चला जाता है, आरबीसी के अंदर चला जाता है। ये क्या है, बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के बाहर आया और फिर वही बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर गया। तो जब अंदर ही जाना था तो बाहर काहे आए थे, तो कुछ तो कॉन्सेप्ट यहाँ है, ये लिख लिया है। ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, ये लाइन भी एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, ये लिखा है। शुरू करें। देखो मान लेते हैं कि ये आरबीसी है, ठीक। अब देखो, अभी आपको पता है कि जो CO2 है वो आरबीसी के अंदर आएगी, ठीक है। आरबीसी के अंदर इसने किससे रिएक्शन किया, वाटर से। क्या बनाया, H2CO3 बनाया। ये टूट गया,
किसमें, H+ और SCO3 माइनस, और ये SCO3 माइनस आरबीसी के बाहर निकल गया। तो जैसे ही SCO3 माइनस आरबीसी के बाहर निकलेगा, एक निगेटिव आयन प्लाज्मा में बढ़ जाएगा ना, तो बदले में एक निगेटिव आयन अंदर आएगा जिसका नाम Cl- है। ये जो घटना हो रही है, ये जिसमें SCO3 माइनस आरबीसी के बाहर आ रहा है और Cl- आरबीसी के अंदर जा रहा है, इसको कहते हैं हैमबर्गर। फेनामिना। तो एक क्वेश्चन ये है कि हैमबर्गर फेनामिना किससे जुड़ा मसला है, तो कहोगे CO2 ट्रांसपोर्ट से जुड़ा मसला है, एक क्वेश्चन। इसी का दूसरा नाम क्लोराइड आयन शिफ्टिंग है। इस क्लोराइड आयन शिफ्टिंग में घटना कौन कौन सी हुई है, तो एक SCO3 माइनस और एक क्या है, Cl-। ये बाहर निकला है कि अंदर गया है? बाहर जब कोई निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ई फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ई फ्लक्स। और अगर कोई अंदर जाता है तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्लोराइड आयन शिफ्टिंग में क्या क्या होता है, तो कहोगे SCO3 माइनस का ई फ्लक्स होता है और Cl- का इन फ्लक्स होता है। ये बाहर निकल के किससे जुड़ेगा, सोडियम से जुड़ेगा। क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। कहाँ जाएगा, लंग्स के सरफेस पर। लंग्स की सरफेस पर कहानी फिर पलटेगी। क्या देखो, तो लंग्स की सरफेस पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट था, NaHCO3 था, वो टूट जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा और HCO3 माइनस अलग हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये SCO3 माइनस अंदर आएगा। अब जैसे ही SCO3 माइनस अंदर आएगा, वैसे ही Cl- बाहर जाएगा। ये कौन सी घटना हो गई है, ये जो घटना घटी है, ये इसे कहते हैं रिवर्स हैमबर्गर फेनामिना। इसमें अंतर बता दीजिए बस। इसमें देखिए SCO3 माइनस अंदर आया है, मतलब इन फ्लक्स हुआ है, और Cl- बाहर गया है, तो ई फ्लक्स हुआ है। तो जो यहां लिखे उसका उल्टा यहां लिखे हो। हैमबर्गर फिनोमेना कहाँ होगा, तो हैमबर्गर फिनोमेना हमेशा होता है टिश्यू की सरफेस पर। कहाँ होता है, टिश्यू की सरफेस पर। और ये घटना कहाँ होगी, तो ये होगी एट लंग्स। अच्छा, अंदर जाके क्या करेंगे, तो अंदर जो ये SCO3 माइनस है, ये किससे जुड़ जाएगा, ये H+ से जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, H2CO3। ये टूट जाएगा किसमें, तो वही जो कंपोनेंट थे उसी में टूटेगा और क्या बनेगी, CO2। और CO2 बाहर रिलीज हो जाएगी। कहाँ, लंग्स पर। और ये घटना कहाँ घटी है बेटा, टिश्यू पर। तो उसी बात को दोबारा बताए हैं। टिश्यू पर कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आई, रिएक्शन पूरी हुई, SCO3 माइनस बाहर निकला, Cl- अंदर आया, नाम हैमबर्गर फिनोमेना या क्लोराइड आयन शिफ्टिंग। इसमें क्या हुआ, SCO3 माइनस का ई फ्लक्स और इसका इन फ्लक्स हुआ। कहाँ हुआ, टिश्यू पर। फिर जब लंग्स पर पहुंचे तो कहानी पलट गई। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट टूट गया, सोडियम अलग हो गया, बाइकार्बोनेट अलग हो गया, बाइकार्बोनेट अंदर आया तो Cl- बाहर। ये जो भी दिख रहा है ये जस्ट उल्टा दिख रहा है, इसका जो यहां हो रहा है उसका उल्टा दिख रहा है। इसी नाते इसका नाम रिवर्स हैमबर्गर फिनोमेना है। और रिवर्स हैमबर्गर फिनोमेना कहाँ होगा, लंग्स पे। यहाँ क्या था, SCO3 माइनस का ई फ्लक्स, यहाँ SCO3 माइनस का इन फ्लक्स हो जाएगा। Cl का क्या था, तो Cl का क्या हो जाएगा, ई फ्लक्स हो जाएगा, अंदर जाएगा, H+ से जुड़ेगा, H2CO3 बनेगा, वाटर बनेगा,
CO2 बाहर रिलीज हो जाएगी। तो रियल में घटना कौन सी हो रही है? तो ये घटना हो रही है हैमबर्गर, और दूसरी घटना कौन सी हो रही है? रिवर्स हैमबर्गर। लिखो, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं इधर उधर से, तो कम से कम जो जरूरी चीजें हैं वो तो पढ़ ही लेंगे। हमने जो आपको नोट्स दिया है उसमें बना हुआ है। शुरू करें? तो बताओ, ई फ्लक्स ऑफ Cl माइनस कहां होता है? टिश्यू पर कि लंग्स पर? ई फ्लक्स ऑफ Cl माइनस लंग्स पर, और इन फ्लक्स ऑफ Cl माइनस, Cl का याद रखिएगा, Cl अंदर कब आया और Cl बाहर कब गया। सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट टूटेगा, बनेगा तो यहाँ ये SCO3 माइनस बाहर निकला है, ये जा करके सोडियम जुड़ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। लेकिन ये सारी घटना कहाँ हुई? टिश्यू पर। फिर टहलते टहलते कहाँ पहुंचे? लंग्स पर। लंग्स पर सोडियम बाइकार्बोनेट टूट गया, सोडियम अलग बाइकार्बोनेट अलग। बढ़े बेटा, आगे बढ़े, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अच्छा ये बताओ, अगर ये H+ ना मिले तो? अगर ये H+ ना मिले तो क्या वापस CO2 बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो यदि चाहते हो लंग्स पर किसको? CO2 को रिलीज करना, तो हमको क्या चाहिए? हमको H+ चाहिए। आएगा कहां से? तो एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है हल्डन, उन्होंने समझाया है। क्या? देखते हैं, बढ़े आगे। सबने लिख लिया इसको? तो आता है हल्डन इफेक्ट। पहला सवाल यह है कि हल्डन इफेक्ट किसके लिए है? तो कहोगे ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के लिए है। हल्डन क्या कहते हैं? तो हल्डन कहते हैं कि लंग्स के सरफेस पर जो CO2 रिलीज होती है उसमें O2 का रोल होता है। मतलब इफेक्ट किसका है?
किसका, O2 इन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। और अगर इसको उल्टा बोल दें तो इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ये बोहर इफेक्ट है। बोहर कहते हैं O2 के ट्रांसपोर्ट में CO2 का इफेक्ट है, और हल्डन कहते हैं CO2 के ट्रांसपोर्ट में O2 के इफेक्ट है। ट्रांसपोर्ट किसका करना है, CO2 का, इफेक्ट किसका है, O2 का। तो लोगों ने इनसे पूछा क्या इफेक्ट है, तो देखो इनका कहना क्या है वो समझिए। इनका कहना है कि एट लंग्स क्या होता है, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है किससे, O2 से, बनता क्या है, HbO2 का। ये तो सबको पहले से ही पता, कुछ नया बताओ। तो नया देखो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा H+, और जो फैसिलिटेट करेगा किसको, CO2 रिलीज एट लंग्स। इनका कहना है कि लंग्स पर जो हाई O2 है वो मदद करेगी किसमें, CO2 रिलीज में। कहां पर, लंग्स पर। ये कौन कह रहा है, हल्डन। हल्डन कह रहे हैं कि जो HbO2 बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, वो क्या है, स्ट्रांग एसिड है। क्या रिलीज करेगा, H+ रिलीज करेगा, और वही रिलीज करवाएगा किसको, CO2 को। कहां पर, लंग्स पर। O2 लंग्स पर ज्यादा होती है। तो इनका ओवरव्यू ये है कि लंग्स पर जो ज्यादा O2 होती है वो क्या रिलीज करवा देती है, CO2। लिखो, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी में इस चैप्टर में बहुत कुछ कम दिया है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिहेव एज स्ट्रांग एसिड। अगर कोई एसिड होगा तो क्या रिलीज करेगा, H+ रिलीज कर देगा, और H+ हमको चाहिए CO2 के रिलीज के लिए। अब एक फाइनल बात है, कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो कहोगे रिलीज करेगा 4 ml CO2 एट कहां, एल्वियोलाई। बस ये याद रखना कितना है, 100। और ये है क्या, उल्टा मत कर देना, 100 ml ऑक्सीजनेटेड से ना डिलीवर करवा देना। किससे करना है, डीऑक्सीजनेटेड से। एनसीईआरटी ओपन करें। बोहर क्या कहते हैं, बोहर कहते हैं कि टिश्यू के सरफेस पर जो CO2 ज्यादा है वो क्या रिलीज करा देता है, O2 रिलीज करा देता है। और हल्डन क्या कहते हैं, लंग्स की सरफेस पर जो O2 ज्यादा है वो क्या रिलीज करा देता है, CO2। लंग्स पर CO2 रिलीज करना है और टिश्यू पर O2 रिलीज करना है।
CO2 रिलीज करने वाला इफेक्ट कौन सा है? हल्डेन। और O2 रिलीज करने वाला इफेक्ट कौन सा है? बोहर। बढ़े आगे, चलो एनसीईआरटी ओपन करो। CO2 कैरी बाई हीमोग्लोबिन एज, क्या? कार्बा में हीमोग्लोबिन कितने परसेंट? 20 से 25%। ये टिक कर लो। दिस यहां किसके बारे में लिखा है? दिस क्या है? तो ये बाइंडिंग ऑफ Hb विद CO2 लिखा है। बाइंडिंग ऑफ Hb विद CO2 रिलेटेड विद पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी एक मेजर फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा फिर किसको? दिस बाइंडिंग। यहां भी दिस लिखा है, यहां भी दिस लिखा है। यह है कौन सा दिस? Hb विद CO2 है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो? हाई, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या हो? लो, तो ये कहां मिलेगा? तो मोर क्या होगी? बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि जब CO2 क्या हो जाए? लो, O2 क्या हो जाए? हाई, ये कहां होगी? तो तुरंत क्या होगा? डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बामिना हीमोग्लोबिन। मतलब जो CO2 बाउंड हुआ था किस हीमोग्लोबिन से? कहां पर? टिश्यू पर। वो डिलीवर हो जाएगा कहां? एल्वेओलाई। फिर यहां से नई कहानी शुरू हो गई। आरबीसी में एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पाया जाएगा, कौन सा? लेकिन इसी का कुछ कम मात्रा कहां पाई जाएगी? कहां पाई जाएगी? प्लाज्मा। तो रिएक्शन ये बताओ कहां होगी? तो ये दोनों जगह होगी, आरबीसी में भी होगी और प्लाज्मा में भी हो। ये एंजाइम रिएक्शन को किस दिशा में चलाएगा? दोनों दिशाओं में। रिएक्शन आपको पता ही है। एट टिश्यू क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा? हाई। क्यों हाई होगा? क्योंकि वहां कैटाबोलिज्म हो रही है। CO2 किस में आ जाएगा? ब्लड में। अब जब ब्लड में आएगा तो ज्यादातर किस में जाएगा? लेकिन कुछ किस में रह जाएगा? जाएगा तो आरबीसी के अंदर, लेकिन कुछ कहाँ रह जाएगा? प्लाज्मा में। और बनाएगा क्या? बाई कार्बोनेट। और क्या बनाएगा? H+। जब एल्वियोलाई की सरफेस पर पहुंचेंगे तो CO2 क्या हो जाएगा? लो। रिएक्शन कैसी हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। और अंततः क्या बनेगा? CO2 और वाटर। इसका मतलब जो CO2 ट्रैप हुई थी किस फॉर्म में? कहां पर? टिश्यू के लेवल पर। वो ट्रांसपोर्ट हो गई कहां? एल्वियोलाई। और रिलीज हो गई कैसे? CO2 के फॉर्म में। 100 ml कौन सा ब्लड लोगे? डिलीवर करेगा कितना? 4 ml CO2 टू द एल्वियोलाई। चलिए हेडिंग डालिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। अच्छे सवाल यहां डिजाइन होते हैं। अभी लिखेंगे नहीं, पहले रटेंगे, बाद में लिखेंगे। देखो, इतना तो आपको पता ही है, अभी कुछ लिखना नहीं बेटा। कि ह्यूमन के पास एक योग्यता है, कौन सी योग्यता है? तो देखो, जैसे हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी सांप निकल आए तो हम सब लोग भाग लेंगे। तो हम सब लोग भागेंगे तो बताओ सांसें बढ़ जाएंगी कि ऐसे रहेंगे? बढ़ जाएंगे। फिर भाग के हम लोग बिल्डिंग के बाहर जाएंगे, वहां सबको बताएंगे कि वहां सांप निकल आया है। फिर ये बताओ थोड़ी देर बाद सांसें ऐसे ही रहेंगी कि बढ़ी रहेंगे? थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तब तक उधर से सांड आ जाएगा, सांड। ठीक है, फिर हम लोग वहां से भागेंगे, फिर क्या होगा? सांसें बढ़ जाएंगी। भाग के यहाँ आएंगे, यहाँ बताएंगे कि वहां नीचे सांड आ गया था। फिर यहाँ सांसें क्या हो जाएंगी? फिर नॉर्मल हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों के पास ये योग्यता है कि हम लोग अपनी ब्रीदिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन।
जैसे भाई जान बचा के भागना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो ब्रीदिंग रेट क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर जान बच गई, समझ में आ गया कि कोई टेंशन नहीं है, तो फिर से ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी, नॉर्मल। फिर कोई समस्या आ गई तो फिर से ब्रीदिंग रेट क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर से समस्या सॉल्व हो गई, फिर से क्या हो जाएगी, नॉर्मल। तो हमारे पास क्या योग्यता है, तो हमारे पास योग्यता है कि हम एडजस्ट कर सकते हैं ब्रीदिंग को किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सिचुएशन। जैसी परिस्थितियां होंगी, जैसे अगर आपको जान बचा के भागना है तो ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, फिर जान बच गई तो ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, तो ये सारे काम कौन करेगा, नर्वस सिस्टम करेगा। तो ये जो एडजस्ट करने की क्वालिटी है ये कौन करता है, तो कहोगे न्यूरल सिस्टम। कौन करेगा, न्यूरल सिस्टम करेगा। अब न्यूरल सिस्टम क्या चल के आएगा यहां से यहां बताने फेफड़ों को कि ब्रीदिंग रेट बढ़ा दो, चल के तो आएगा नहीं। न्यूरल सिस्टम के पास कोई ना कोई लोग होंगे, उनका काम होगा कि ब्रीदिंग को मैनेज करना। तो वो लोग कौन होंगे, तो वो लोग होंगे रेस्पायरेटरी सेंटर। भाई ब्रेन के तो बहुत सारे काम है ना, केवल सांसों को ही तो मैनेज करना नहीं है। तो घुमा फिरा करके पूरी बात है, ह्यूमन हैव एबिलिटी टू एडजस्ट ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सिचुएशन विद हेल्प ऑफ न्यूरल सिस्टम, बिकॉज वहां क्या है, रेस्पायरेटरी सेंटर। अब इधर आ जाओ, जो रेस्पायरेटरी सेंटर हैं वो दो होते हैं। एक का नाम रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर है और एक का नाम न्यूमो टैक्सिक सेंटर है। अंतर समझ लीजिए क्या है, होता क्या है कि मान लेते हैं ये ब्रेन का पार्ट है, ये मान लेते हैं कि मेडुला है, और ये मान लेते हैं कि पॉन्स है। तो एक सेंटर कहाँ पाया जाएगा, मेडुला पर, और एक कहाँ पाया जाएगा, पांस पर। जो यहाँ है वो कौन सा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और जो यहाँ है वो कौन सा है, न्यूमोटैक्सिक। तो ये कहाँ पाया जाएगा बेटा, एट मेडुला, और ये कहाँ पाया जाएगा, एट। एक क्वेश्चन तो यही हो गया, दोनों में से मेन कौन है, तो ये जो सेंटर है ये प्राइमरी फॉर रेगुलेशन है। तो अगर प्राइमरी ये है तो सहायक कौन है, तो सहायक ये हो जाएगा। तो ये करेगा क्या, ये केवल इनको बताएगा रेस्पिरेटरी रेगुलेटर को कि कैसे काम करना है। तो ये मॉडरेट करेगा किसके फंक्शन को, फंक्शन ऑफ रिदम सेंटर। क्या कहेगा जरा देखो, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां है। जो पॉन्स वाला न्यूमोटैक्सिक सेंटर है इसका रियल में काम एग्जामिनर 2 बार पूछ चुका है, ये वास्तव में क्या करता है। तो हमको देखिएगा, अभी हम सांसें ले रहे हैं लंबी, तो अगर हम लंबी सांस लेंगे तो आराम से छोड़ने में टाइम लगेगा, फिर लंबी सांस लेंगे फिर छोड़ने में टाइम लगेगा, तो मिनट भर में हम कम सांसें ले पाएंगे। और फिर हमको देखिएगा, अगर हम छोटी छोटी सांसें लेंगे तो मिनट भर में ज्यादा। तो अगर हम इंस्पायरेशन का टाइम छोटा कर दें तो ब्रीदिंग का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये करता क्या है, ये घटा देता है, रिड्यूस टाइम ऑफ इंस्पायरेशन। तो फिर इससे रिड्यूस मिलेगा,
अल्टर कर देगा या इंक्रीज कर देगा, किसको? ब्रीदिंग के रेट। ये क्या घटाएगा? टाइम। और क्या बढ़ा देगा? ब्रीदिंग रेट। किससे कह के? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अच्छा, रिदम का मतलब देखो क्या है। रिदम का ये मतलब होता है जैसे ये पैर आगे रखा, फिर ये पैर आगे रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा, ये रिदम है। रिदम का मतलब सही चाल। सही चाल का मतलब आराम से इंस्पायरेशन हुआ, फिर आराम से एक्सपायरेशन हुआ, फिर इंस्पायरेशन हुआ, फिर एक्सपायरेशन। लेकिन गड़बड़ रिदम देखो कैसे, 3 बार हमने इंस्पायरेशन किया, फिर एक ही बार में क्या कर दिया? एक्सपायरेशन कर दिया। अगर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन प्रॉपर हो रहा है तो ये नॉर्मल रिदम है। केवल लंबी लंबी सांसें ले रहे हो, प्रॉपर एक्सपायर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब रिदम क्या हो गई? खराब हो गई। तो रेट भी बनाए रखना है और रिदम भी बनाए रखना है। रेट एडजस्ट करने में मेन रोल किसका है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। ये किससे कहता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से कहता है। तो ओवरव्यू देखो क्या है। हमारे पास योग्यता है कि हम चेंज कर लेंगे। किसको? कौन चेंज कराएगा? कैसे? अब सेंटर पाए कहां जाएंगे? तो कहोगे ब्रेन में पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे? ब्रेन में पाए जाएंगे। लेकिन ब्रेन में कहां पाए जाएंगे? तो ब्रेन में 2 जगह में, मेडुला पर जो मिलेगा वो, और जो पोन्स पर मिलेगा वो। रिदम सेंटर ही प्राइमरी सेंटर है, ये साइड वाला सेंटर है। ये मॉडरेट करेगा फंक्शन ऑफ रिदम सेंटर। असली काम इसका ये है, ये रिड्यूस कराएगा किसको? टाइम ऑफ इंस्पायरेशन। अगर हम छोटी छोटी सांसें लेंगे तो मिनट में ज्यादा लेंगे, तो ये अल्टर कर देगा या बढ़ा देगा किसको? ब्रीदिंग रेट। लिखो। बढ़ाएं? चलिए साइड में हेडिंग डालिए, फैक्टर एफेक्टिंग ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट को कौन इफेक्ट करेगा? तो ये आप रट लेंगे। CO2 एंड H प्लस कंसंट्रेशन इन ब्लड। कौन लोग हैं जो ब्रीदिंग के रेट को इफेक्ट करेंगे? तो कहोगे CO2 और H प्लस। तो कौन इफेक्ट नहीं करेगा? तो यह आप याद रखिएगा, O2 की जो कंसंट्रेशन है वो ब्रीदिंग रेट को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती है। दूसरी बात यहीं लिख लेंगे, रोल ऑफ O2 नॉट सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कैसे? जरा देखो। तो यदि बढ़ जाए CO2 और H प्लस तो तुरंत बढ़ जाएगा ब्रीदिंग रेट। और अगर घट जाए CO2 और H प्लस तो तुरंत घट जाएगा ब्रीदिंग रेट। आराम से बताएं, स्टार लगा के लिख रहे हैं। अगर हम होल्ड कर लें अपनी सांसें तो बताओ होगा क्या? तो एक तो CO2 बढ़ जाएगी, लेकिन
O2 कम हो जाएगी। अब बताओ आपको सांस लेने के लिए कौन मजबूर करता है? ऑप्शन सुनो, ऑप्शन है बढ़ा हुआ CO2, ऑप्शन है घटा हुआ O2 और ऑप्शन है दोनों। तो दोनों सही नहीं होंगे, O2 का रोल नहीं है। सिर्फ किसका रोल है? सिर्फ CO2 का रोल है। तो यही हमको मजबूर करेगा फॉर टेकिंग ब्रीथ। अगर हम अपनी सांसें रोक लें तो सांस लेने के लिए कौन मजबूर करेगा? ऑप्शन बढ़ा हुआ CO2, घटा हुआ O2 या दोनों। तो सिर्फ क्या कहोगे? बढ़ा हुआ CO2, घटे हुए O2 से कोई मतलब नहीं है। लिखो। तो अगर कोई आदमी बेहोश हो जाता है उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं, क्यों? तो आप अगर अपने मुंह की सांस उसके मुंह में दे रहे हैं तो आप दे कौन सी रहे हो? एक्सपायर्ड एयर। और एक्सपायर्ड में क्या ज्यादा होगा? CO2। तो उसको CO2 दे रहे हो, मरा जा रहा बेचारा O2 से, और दे क्या रहे हो? CO2। क्यों? तो जब उसको CO2 दोगे तो उसके ब्लड में क्या बढ़ेगी? और CO2 बढ़ेगी, और ज्यादा CO2 बढ़ेगी तो हो सकता है सेंटर स्टिमुलेट हो जाए और उसकी सांसें चलने लगें। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब असली सवाल ये है कि भैया कैसे पता चला ब्रेन को कि ब्लड में CO2 बढ़ गया है? ब्रेन को पता चलेगा तभी तो रेट बढ़ाएगा। कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए। तो देखो क्या जुगाड़ है। लिख लिया? कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्रीदिंग रेट को इफेक्ट करेंगे? तो कहोगे CO2 और H+। CO2 H ज्यादा तो ब्रीदिंग रेट ज्यादा, और CO2 H कम तो ब्रीदिंग रेट कम। बढ़े? देखो जरा इधर देखो, मान लेते हैं कि ये हार्ट है। ये मान लेते हैं हार्ट है, और ये मान लेते हैं ब्लड वेसल है। तो कहां से ब्लड वेसल निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल निकल करके इसी की एक ब्रांच है जो ब्रेन को चली गई है। नाम लिख लेते हैं। ये कौन सी चीज है? इसको एओर्टिक आर्च कहते हैं। अभी लिखिएगा नहीं, लिखने का टाइम देंगे। और जो ब्रेन को सप्लाई होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। ये मान लेते हैं ब्रेन है। तो ब्रेन का दो पार्ट हमको समझने हैं। ये मान लेते हैं क्या है? मेडुला। और ये मान लेते हैं क्या है? बोन्स। मेडुला पर एक सेंटर पाया जाता है जिसका नाम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और पॉन्स पर भी तो एक सेंटर पाया जाता है। तो ये मान लेते कौन सा है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये कौन सा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब देखिए ध्यान से, होता क्या है कि जब हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप किया गया तो इसकी एक ब्रांच चली गई ब्रेन को। ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंची और ये ऐसे ही निकल गई ब्रेन से आगे। ठीक, तब तक देखो क्या हुआ। ब्रेन के मेडुला पर एक स्पेशल सेंटर पाया जाता है इस जगह, जिसका नाम कीमोसेंसरी एरिया है। क्या नाम है? कीमोसेंसरी एरिया। पहला सवाल कहां है?
मेडुला में है, किसके पास है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसको पता चल जाता है कि ब्लड में CO2 और H का हाल क्या है, क्योंकि ये CO2 और H के लिए सेंसिटिव होगा। जैसे इसको पता चलेगा ये तुरंत किसको सूचना दे देगा, ये तुरंत सूचना दे देगा किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा, सूचनाएं दो ही होंगी, या तो सूचना होगी कि CO2 ज्यादा है, या तो सूचना होगी CO2 कम है। अगर ज्यादा है तो रेट क्या करिए, बढ़ा दीजिए, और अगर कम है तो रेट क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो ये क्या करेगा, रेट को एडजस्ट कर देगा। लेकिन सिर्फ यही सूचना नहीं देता है, यहां दो सेंटर और पाए जाते हैं। एक सेंटर यहां पाया जाएगा और एक सेंटर यहां पाया जाएगा। ये क्या है, ये है रिसेप्टर फॉर CO2 एंड क्या, H+। तो जब ब्लड चलेगा तो सबसे पहले किसको पता चलेगा, वो रिसेप्टर जो कहाँ है, एओर्टिक आर्च। फिर किसको पता चलेगा, वो रिसेप्टर जो कहाँ है, कैरोटिड आर्टरी। फिर किसको पता चलेगा, कीमोसेंसरी एरिया। ये भी सूचना दे देंगे किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, कि देखो भाई CO2 ज्यादा है। तो बताओ, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को CO2 की सूचना 3 लोग दे रहे हैं। एक कौन दे रहा है, रिसेप्टर फॉर CO2 एंड H+ एट एओर्टिक आर्च। एक कौन दे रहा है, कैरोटिड आर्टरी। और एक कौन दे रहा है, कीमोसेंसरी। तीनों लोग किसको बताएंगे, तीनों लोग बताएंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। सेंटर क्या करेगा, एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। दो ही इंफॉर्मेशन होंगी, या तो इंफॉर्मेशन होगी कि भैया CO2 ज्यादा है तो रेट क्या करो, बढ़ा दो, जिससे CO2 बाहर निकल जाए, O2 आ जाए। और या तो CO2 क्या है, कम है, तो रेट क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। बनाओ। सोच के जरा बताएंगे। CO2 और H+ की कंसंट्रेशन से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर अपना काम चेंज करते हैं। वो CO2 और H+ किस ब्लड का है, आर्टीरियल ब्लड का कि वेनस ब्लड का। आर्टीरियल ब्लड का CO2 कि वेनस ब्लड का CO2। देखो हमारा मुंह न देखो, हमारे मुंह पे लिखा नहीं है, इधर है, दिमाग लगाओ। कौन सा CO2 रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बताया जाएगा, आर्टरी वाला कि वेन वाला। चलो लिखते रहो। एम्स ने पूछा है सवाल बहुत पहले। क्या हो गया ना, तो देखो अगर यहां से ब्लड निकल गया और तब सूचना मिली तो इनके किसी की नहीं है। जो ब्लड आ रहा है उसकी सूचना चाहिए, और जो आ रहा है वो किसमें है, आर्टरी में। तो आर्टीरियल CO2 चाहिए, ना कि वेनस CO2। कौन सा CO2 चाहिए, आर्टीरियल।
अगर हम लोग अपनी सांसें रोक लें तो हमको दोबारा सांस लेने के लिए कौन मजबूर करता है? एक है बढ़ा हुआ CO2, एक है घटा हुआ O2, एक है दोनों। तो सिर्फ क्या लगाओगे? बढ़ा हुआ CO2, क्या नहीं लगाओगे? घटा हुआ O2 से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि O2 का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। यहां रिसेप्टर किसके लिए हैं? CO2 के लिए हैं। और हाँ, वेरी गुड, लिखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसमें नहीं होती CO2। क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिर्फ O2 होती है और डीऑक्सीजनेटेड में सिर्फ CO2 होती है? ऐसा नहीं है, दोनों में दोनों होती हैं। ऑक्सीजनेटेड में भी O2 CO2 होता है और डीऑक्सीजनेटेड में भी O2 CO2। ये बताओ, वेन तो यहां से निकल गई ना बेटा, तो वेन का जो ब्लड है उसकी सूचना कैसे मिलेगी इनको? तो जो ब्लड आ रहा है उसी की तो सूचना मिलेगी, और आ रहा वाला किसमें होगा? आर्टरी। तो जो CO2 और H चाहिए वो किसका चाहिए? आर्टीरियल ब्लड का चाहिए। लिख लिया? लिख लिया हो तो एनसीईआरटी ओपन करें, पूरा सुन लेते हैं रेगुलेशन में क्या क्या बताया है। कुल 7-8 क्वेश्चन हैं। पहला सवाल, हम लोगों के पास ये योग्यता है जो आज पता चली, योग्यता भी है क्या? कि हम ब्रीदिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। किसके हिसाब से? डिमांड के हिसाब से। क्या? या तो ब्रीदिंग बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे। कौन कराएगा? नर्वस सिस्टम। कैसे कराएगा? रेस्पिरेटरी सेंटर से। रेस्पिरेटरी सेंटर 2 हैं, एक का नाम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एक का नाम न्यूमोटैक्सिक। रिदम वाला कहाँ है? मेडुला में है। और न्यूमोटैक्सिक कहाँ है? पॉन्स में है। मेन कौन है? रिदम सेंटर है। तो फिर पॉन्स वाला न्यूमोटैक्सिक क्या करेगा? तो 2 काम, ये मॉडरेट करेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और ये घटा देगा किसको? टाइम ऑफ इंस्पायरेशन। तो बढ़ा देगा क्या? ब्रीदिंग के रेट। खत्म हो गया। फिर सवाल ये है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्रीदिंग के रेट को इफेक्ट करेंगे? तो 2 फैक्टर हैं। कौन कौन से? CO2 और H+ कंसंट्रेशन। अगर CO2 और H ज्यादा है तो रेट बढ़ेगा, और CO2 और H कम है तो रेट घटेगा। लेकिन सवाल यह है किसका रोल नहीं है? तो O2 का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। आखिरी सवाल यह है कितना CO2 है, कितना H है, ये पता कैसे चलेगा? तो पता करने के लिए 3 लोगों को लगाया गया है। एक रिसेप्टर कहाँ है? एओर्टिक आर्च पर। एक रिसेप्टर कहाँ है? कैरोटिड आर्टरी पर। और ये कहाँ है? कीमोसेंसरी एरिया मेडुला पर। पहले किसको पता चलेगा? एओर्टिक आर्च वाले को। फिर किसको पता चलेगा? कैरोटिड आर्टरी वाले को। फिर किसको पता चलेगा? और ये सब लोग किसको बता देंगे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। और वो अकॉर्डिंग टू, अगर CO2 ज्यादा की इंफॉर्मेशन है तो रेट क्या करेगा? बढ़वा देगा। और CO2 कम की इंफॉर्मेशन है तो रेट क्या कर देगा? घटा देगा। ओपन करो एनसीईआरटी। चलिए, ह्यूमन के पास योग्यता है, क्या कर सकता है? मेंटेन कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है। किसको? रेस्पिरेटरी रिदम या रेट को, जो सूट करे किसको? डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू। ये काम कौन करेगा? न्यूरल सिस्टम। कैसे करेगा? तो लिखा है सेंटर पाए जाएंगे। कहाँ? मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। कहते क्या हो? कहते क्या हो? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यही प्राइमरली रिस्पांसिबल है किसके लिए? रेगुलेशन। रेगुलेशन के लिए मुख्य कौन है? तो मुख्य यही है। लेकिन एक और सेंटर प्रेजेंट है। कहाँ? पॉन्स रीजन ऑफ द क्या? ब्रेन। कहते क्या हो? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। यही मॉडरेट करेगा किसको? फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन दिखाएंगे। न्यूरल सिग्नल कहां से आए? दिस सेंटर। ये दिस कौन है भैया? ये दिस कौन है?
तो ये रेस्पिरेटरी रिदम है कि न्यूमोटैक्सिक है? ये भैया न्यूमोटैक्सिक की बात हो रही है। सेंटर कैन रिड्यूस, क्या करेगा? घटा देगा। क्या? ड्यूरेशन कहो चाहे टाइम कहो, कौन सी चीज? इंस्पायरेशन। तो क्या बदल जाएगा? रेस्पिरेटरी रेट। एक कीमोसेंसरी एरिया है किसके बगल में? रिदम सेंटर के बगल में। ये सेंसिटिव है किसके लिए? CO2 और H+। जैसे बढ़ेगा क्या? CO2 और H+ एक्टिवेट हो जाएगा कीमोसेंसरी एरिया। वो किसको सिग्नल दे देगा? रिदम सेंटर। और रिदम सेंटर क्या करेगा? एडजस्टमेंट कराएगा रेस्पिरेटरी प्रोसेस को, जिससे जो CO2 और H+ है वो क्या हो जाए? एलिमिनेट हो जाए। रिसेप्टर कहाँ एसोसिएटेड हैं और कहाँ एसोसिएटेड हैं? ये भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे किसको? CO2 और H+। और ये भी सिग्नल भेज देंगे किसको? रिदम सेंटर फॉर रेमिडियल एक्शन। वही एक्शन, अगर CO2 ज्यादा है तो रेट बढ़ाओ, CO2 कम है तो रेट घटाओ। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट। एग्जामिनर केवल इतना हटाएगा बस, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। सही है? क्या है? गलत है। चलिए अगली हेडिंग, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जरा इधर देखो बेटा, पहला डिसऑर्डर कौन सा दिया है? अस्थमा है। सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं, सुन लो फिर लिखना। पहला सवाल तो एनसीईआरटी की लाइन याद रखना है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अभी लिखना नहीं, दिले सुन लो। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और जब सांस लेने का प्रयास करते हैं तो सीटी बजने की आवाज आती है, साउंड कब प्रोड्यूस होता है? सीटी कैसे बजती है? तो किसी पतली जगह से अगर हवा गुजरे, नैरो स्पेस से अगर एयर जाएगी तो क्या हो? साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज नैरो हो जाता है, और जब नैरो हो जाएगा उससे अगर हवा जाएगी तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सांस लेने में दिक्कत हुई है, साथ में वीजिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ है। ये दोनों घटनाएं क्यों हुई हैं? क्योंकि नैरो हो गया है, नैरोइंग रेस्पिरेटरी पैसेज। अब कैसे नैरो हो गया वो जरा देखो। देखो ये है ट्रेकिया, और ये क्या है? ब्रोंकाई। फिर आगे क्या होता है? ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर ब्रांकियोल होता है। तो ये क्या है? ये है, और इसको मान लेते हैं ब्रांकियोल। अब ध्यान से देखिएगा, होता क्या है कि अस्थमा एक प्रकार की एलर्जिक डिजीज है। अभी इसको लिखेंगे नहीं, आगे लिखेंगे। अस्थमा एक प्रकार की एलर्जिक डिजीज है। जैसे किसी को धुएं से एलर्जी, किसी को धूल से एलर्जी, किसी को पानी से एलर्जी। मान लेते हैं धूल से एलर्जी है, तो कहीं आप जा रहे हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है तो धूल होगी वहां, वो आप धूल क्या करोगे? इनहेल। अगर आपको एलर्जी है धूल से तो होगा क्या? तो जैसे ही डस्ट
अंदर जाएगी, डस्ट एज ए एलर्जन ट्रीट होगा और आपका जो बॉडी है वो इसको रिस्पांस देगा। तो क्या रिस्पांस देगा? तो तुरंत आपके बॉडी में पाई जाती हैं मास्ट सेल और यहां से क्या निकलेगा? हिस्टामिन। और ये क्या करा देगा? एलर्जी का रिएक्शन करवा देगा। तो होता क्या है कि जैसे ही डस्ट अंदर आएगी, हिस्टामिन निकलेगा, एलर्जिक रिएक्शन शुरू होगा, तो यहां इन्फ्लामेशन हो जाती है। यहां ब्रांकाई और ब्रांकियोल में क्या हो जाएगी? इन्फ्लामेशन। तो बताओ रास्ता चौड़ा होगा कि सकरा? रास्ता सकरा। और अगर रास्ता सकरा हो गया तो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। तो एक बार क्वेश्चन आया है कि बताओ इन्फ्लामेशन कहां होता है, ट्रेकिया में कि ब्रांकाई और ब्रांकियोल में? ट्रेकिया मत लगाइएगा, उस साल जो क्वेश्चन आया था उसमें ट्रेकिया दिया था। तो रास्ता सकरा हो गया है, साउंड प्रोड्यूस हुआ है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ है। किसमें? ब्रांकाई एंड ब्रांकियोल। क्या नहीं लगाना है? ट्रेकिया नहीं लगाना है। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों है? तो ये है क्या? एलर्जिक डिजीज है। इसमें क्या निकलता है? हिस्टामिन निकलता है। कहां से निकलता है? मास्ट सेल। कब निकलता है? ऑन एक्सपोजर ऑफ एलर्जन। अब एलर्जन जैसे वो दबंग फिल्म देखे थे, दबंग फिल्म में उनकी मम्मी को क्या था? यही एलर्जी थी। ठीक है, तो याद है, अगर देखे होंगे तो बहुत सारी धूल वहां पैदा कर दिए थे। तो ढेर सारी धूल होने के नाते वो उनको क्या हो गया? अस्थमा प्रेसिपिटेट कर गया। जो अस्थमा के मरीज होते हैं वो बिल्कुल फिट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही एलर्जन अंदर जाता है वैसे सिम्टम शुरू हो जाते हैं, उनको सांस लेने में क्या होने लगती है? दिक्कत। तो कौन सी दवाई ली जाए? ऐसी कोई दवाई लीजिए जो रास्ते क्या कर दे? चौड़े कर दे बस। तो उस दवा का नाम ब्रांको डाइलेटर। डाइलेट कर दे। तो कौन सी ड्रग लेंगे? कौन सी दवा लेना है? ब्रांको डाइलेटर। तो जो अस्थमा वाला वो पंप होता है उसमें कौन सी ड्रग होती है? यही ब्रांको डाइलेटर ड्रग होती हैं। जैसे जाएंगी ब्रांकाई और ब्रांकियोल क्या कर जाएंगे? डाइलेट कर जाएंगे और सांस आराम से अंदर आने लगेगी। तो देखो एनसीईआरटी में तो इतना लिखा है केवल, लेकिन ये और जरूरी है क्या? सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, साउंड वीजिंग प्रोड्यूस होने लगेगा। इन्फ्लामेशन किसका है? ब्रांकाई और ब्रांकियोल। किसका नहीं है? ट्रेकिया का नहीं है। ये क्या है? एलर्जिक डिजीज है। क्या निकलेगा? हिस्टामिन। कहां से? मास्ट सेल। कब निकलेगा? एक्सपोजर ऑफ एलर्जन। दवा के नाम पर क्या लोगे? ब्रांको डायलेटर। एलर्जन कौन होगा? तो एलर्जन जैसे हमने डस्ट लिख दिया है, कुछ भी पालन ग्रेन भी हो सकता है। किसमें इन्फ्लामेशन होना है? ब्रांकाई और ब्रांकियोल। तभी पैसेज क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। लिख लो। अभी क्वेश्चन दिखाते हैं।
बढ़े आगे। किसमें इन्फ्लामेशन कराना है? ब्रांकाई और ब्रांक्यूल की एल्वियोलाई में कराओगे? एल्वियोलाई में मत कराना। और कहाँ नहीं कराना है? ट्रेकियम नहीं कराना है, ठीक है। हाँ, रेस्पिरेटरी पैसेज में कराना है, पैसेज को सकरा भी कर देना है। बढ़िया नो। देखो, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तब चीजें बहुत आसान लगती हैं और वास्तव में आसान होती भी हैं। सारा खेल इस बात का है कि आपको चीज याद कितना रहती है। तो अभी इतना ताजा पढ़ा भी कुछ भी पूछेंगे आप तुरंत बताओगे, लेकिन अभी मेमोरी धीरे धीरे क्या होगी? फेड होगी। तो सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जो अपनी मेमोरी को फेड होने नहीं देंगे। सारा खेल ये है कि लगभग 30-32 चैप्टर फिजिक्स, 30-32 केमिस्ट्री और 30-32 बायोलॉजी के चैप्टर, मतलब 100 चैप्टर मोटा मोटा मान लो। 100 चैप्टर पूरा पढ़ना, पूरा रिवाइज करना, पूरा रटना, पूरा याद रखना। तो आप सिर्फ एक चीज पर विचार करिए कि चीजें हमको याद कैसे रहें, और याद करने का केवल एक ही तरीका है, उसका नाम है रिवीजन। आप जितनी बार, री का मतलब दोबारा और विजन का मतलब विजन, जितनी बार आप देखोगे हर बार कुछ ना कुछ क्या करोगे? गेन करते चले जाओगे। वरना क्या है, आज पढ़ोगे 4 दिन में सब गायब हो जाएगा। शुरू करें, आगे बढ़े। जब ये सवाल आया था उस साल सबका गलत हुआ था। ये सब लोगों ने इन्फ्लामेशन करा दिया ट्रैकिया में, जबकि एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ चुके थे। वहां याद ही नहीं आया, कहीं हाँ इन्फ्लामेशन तो हो रहा था, अब कहाँ हो रहा था पता नहीं। कहीं ट्रैकियम हाँ हो ही रहा होगा, ठीक ही करा ही देते हैं। कहाँ होना था? ब्रांकाई और ब्रांकियोल। चलो अभी सवाल दिखाएंगे। दूसरा देखो, इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा में 3-4 क्वेश्चन लिखे हैं केवल। कैसा सवाल है? तो पहला सवाल यह है कि एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। अब ये कौन सी चीज होती है? तो ऐसी कोई भी बीमारी जो पुरानी हो उसका नाम क्रोनिक होता है। जरा देखिए, जैसे ट्यूबरकुलोसिस क्रोनिक डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस क्रोनिक डिजीज है। लेकिन कॉमन कोल्ड, वो भी तो रेस्पिरेटरी पैसेज की डिजीज है, लेकिन कॉमन कोल्ड क्रोनिक नहीं है। आज इन्फेक्शन होगा, कल सिम्टम होंगे, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ऐसी बीमारी जो पुरानी हो, काफी दिनों से चली आ रही हो, उसका नाम क्रोनिक डिसऑर्डर। दूसरा, इसमें क्या हो जाता है? तो एल्वियोलर वाल डैमेज हो जाती है। अब एल्वियोलाई की वाल डैमेज हो गई है तो नुकसान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। रिड्यूस सरफेस एरिया। और मेन काज क्या है? तो मेन काज है सिगरेट स्मोकिंग। अब क्या होता था देखो, तो ये है रेस्पिरेटरी पैसेज, ट्रेकिया, ब्रांकाई, फिर ब्रांकियोल, ऐसे होता जाएगा। और आखिरी में हमको क्या मिलेंगे? एल्वियोलाई मिलेंगे। अब जब सिगरेट स्मोकिंग करेंगे तो धुआं आ जाएगा, और ये धुआं कहां पहुंचेगा? ये धुआं यहां पहुंचेगा। तो धुएं में होता क्या है? धुएं में होता है कार्बन सूट। धुएं में क्या होता है? कार्बन सूट। ये जाके यहां डिपॉजिट हो जाएगा। जिस एल्वियोलाई में कार्बन सूट डिपॉजिट हो जाएगा, वो एल्वियोलाई O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं कर पाएगी। तो अभी एक एल्वियोलाई डैमेज हो गई, सिगरेट पीना बंद नहीं करोगे तो धीरे धीरे दूसरी एल्वियोलाई डैमेज हो जाएगी, फिर धीरे धीरे तीसरी डैमेज हो जाएगी। तो इतनी ज्यादा एल्वियोलाई एक ही नहीं बची, बहुत सारे भी हैं, ठीक है।
तो इतने भर में एल्वियोलाई बहुत सारी हैं, तो जब बहुत सारी एल्वियोलाई हैं तो कुछ तो डैमेज हो जाएंगी। अब बताओ, इतना बड़ा सरफेस एरिया आपके लंग्स का था, इतने एरिया की एल्वियोलाई डैमेज हो गई, तो कुछ ना कुछ तो सरफेस एरिया घट जाएगा। तो सरफेस एरिया घट जाएगा तो O2 CO2 एक्सचेंज भी तो कम हो जाएगा, और O2 CO2 एक्सचेंज कम हो जाएगा तो सांस में दिक्कत, सांस फूलने लगेगी। ये व्यक्ति सांस लेने का प्रयास करेगा, सांस अंदर जाएगी भी, लेकिन इसको लगेगा नहीं अभी और कमी है। हम लोग सांस लेते हैं तो संतुष्ट होते हैं, कभी फील नहीं होता है ना कि और सांस लें और सांस लें। सांस ले रहे हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है, क्योंकि जितना डिमांड है उतना काम हो रहा है। इसमें क्या होगा, अंदर एयर जाएगी तो, लेकिन एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या घट गया है, सरफेस एरिया घट गया है। किसका, एक्सचेंज का। बीमारी का नाम कौन सा, एम्फाइसेमा। लिखो, हाँ सही नहीं होने वाला है। सिगरेट पीना बंद कर दो, एल्वियोलाई ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और बीड़ी पीने से, तो बीड़ी पीने से भी होगा भैया, ऐसा थोड़े कि हाँ सिगरेट पीने से होगा बीड़ी पीने से नहीं होगा, ठीक है। तो बीड़ी पीने से भी क्या होगा, होगा। कब नहीं होगा, तो हुक्का पीने से नहीं होगा। कब नहीं होगा, हुक्का पीने से। देखो हुक्के में देख, रुक जाओ, हुक्का देखे हो, इस टाइप का होता है, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसमें एक पाइप लगी होती है, और यहां से आप सक करते हैं इसको। तो देखो तंबाकू यहां रखा होता है, टोबैको यहां रखा होता है, और हुक्के में यहां तक पानी भरा होता है। इधर से सूट आएगा तो इसी वाटर में रह जाएगा, तो जो इधर जाएगा उसमें सूट नहीं जाता है, तो हुक्के में सूट नहीं जाता है। ये पहले वाले लोग जानते थे, इस नाते वो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते थे। क्या पीते थे, हुक्का पीते थे, क्योंकि जितना कार्बन है वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, इसी वाटर में डिपॉजिट हो जाएगा। अभी क्या है, सादा कार्बन भी अंदर चला जाएगा। अब कार्बन जाकर के यहाँ क्या हो जाएगा, डिपॉजिट, क्या डैमेज हो जाएगी, एल्वियोलाई। कहाँ पहते हैं, अरे तो भाई अब इतना तो फिर सांस तो लेना ही पड़ेगा। दुनिया में हो तो फिर मान लीजिए किसी को अस्थमा है तो वो सब लोग झाड़ू लगाना बंद कर दें, ऐसे तो नहीं होगा ना। सड़क पे चलोगे तो बहुत सारी कार मोटरसाइकिल चलती हैं, उससे भी धुआं होगा, उसको कहाँ रोक सकते हो। स्वयं न पियो, बहुत कम। अच्छा, जो लोग पीते रहते हैं वो बताते रहते हैं कि देखो वो 20 साल से सिगरेट पी रहे हैं, अभी तक उनके फीफड़े मजबूत हैं, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल वो रखे रहते हैं, वो ये नहीं बताएंगे कि हाँ वो निपट गए, वो निपट गए, वो निपट गए। जो बच गया उसको बताएंगे। हो गया, पढ़े। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लिखो नहीं, देखो जरा इसका मतलब समझ लो क्या है। ऐसा कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो किसी के ऑक्यूपेशन से जुड़ा हो, ऑक्यूपेशन का मतलब काम काज, हिंदी में यदि किसी को कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाए और वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उसके काम के नाते हो जाए तो उसका नाम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके एग्जाम्पल देख लो क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है सिलिकोसिस, बाइसिनोसिस, एस्पेस्डोसिस। तो एक तो एग्जाम्पल याद रखेंगे। अगला सवाल देखो, कैसा काम करते थे भैया, तो देखो एक ऐसा फैक्ट्री है जहां स्टोन ब्रेकिंग होती है,
पत्थर तोड़ा जाता है। तो जब पत्थर तोड़ेंगे तो ढेर सारी डस्ट बनेगी, और इस डस्ट में क्या होगा, सिलिका होगा। इस डस्ट में क्या होगा, सिलिका। इस डस्ट को इनहेल कर जाएगा। जो भी काम करने वाला कारीगर होगा वो इनहेल कर जाएगा। अब जैसे इनहेल करेगा तो सिलिका कहां पहुंचेगी, लंग्स में। उसको तुरंत खांसी आएगी तो कुछ ना कुछ बाहर निकल जाएगी, लेकिन चूंकि वो वहां काम कर रहा है तो लगातार सिलिका अंदर पहुंचती रहेगी, तो मिलेगा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। जब बहुत दिनों तक सिलिका अंदर आती रहेगी तो शुरू हो जाएगा इन्फ्लामेशन इन लंग्स। इधर देखो, अगर हम लोगों को यहां चोट लग जाए, चोट, और चोट में बार बार चोट लगती रहे तो क्या होगा, तो यहाँ की स्किन थोड़ी मोटी हो जाएगी, टाइट हो जाती, टफ हो जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ फाइब्रस टिश्यू बन जाता है। तो चूंकि ये काम करता ही रहेगा, सिलिका बार बार आती ही रहेगी, तो इन्फ्लामेशन लगातार बना ही रहेगा। तो जब बहुत दिन इन्फ्लामेशन होगा तो हो जाएगी क्या, फाइब्रोसिस ऑफ लंग, और इसका रिजल्ट होगा डैमेज ऑफ लंग। अब ये फाइब्रोसिस कौन सी चीज है, तो इसमें फाइब्रस टिश्यू आ जाते हैं। हमारे फेफड़े तो इलास्टिक होते हैं ना, जब ये फाइब्रस हो जाएंगे तो इनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, लंग्स डैमेज हो जाएंगे और इस वर्कर की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसी बीमारी को कहते क्या है, सिलिकोसिस। तो सिलिकोसिस में क्या इनहेल करते हैं, सिलिका इनहेल कर जाते हैं। ऐसे सुनो, रुई धुनाई का जो काम करते हैं, जो रजाई गद्दा भरते हैं ना, तो रुई धुनी जाती है, उसको थोड़ा फैलाया जाता है, तो काटन के फाइबर हवा में आ जाते हैं। तो अगर काटन के फाइबर इनहेल कर गए तो ऐसी ही समस्या होगी, बस बीमारी का नाम क्या होगा, बाइसिनोसिस। तो ये क्या इनहेल करते हैं, काटन फाइबर इनहेल। और ये क्या इनहेल करते हैं, एस्बेस्टॉस इनहेल कर जाते हैं। अगर कोई एस्बेस्टॉस इनहेल करने से बीमार हो तो नाम एस्बेस्टोसिस, काटन फाइबर इनहेल कर जाए तो बाइसिनोसिस, और सिलिका इनहेल कर जाए तो सिलिकोसिस। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। सिलिका इनहेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिलिकोसिस हो जाएगा और लंग्स परमानेंट डैमेज होगा। तो क्या किया जाए, ये फैक्ट्री बंद कर दी जाए। तो क्या करना चाहिए, तो जो वर्कर हैं उनको क्या पहनना चाहिए, वियर प्रोटेक्टिव मास्क। अगर प्रोटेक्टिव मास्क पहनेंगे तो इनहेल नहीं करेंगे। जो लोग स्प्रे पेंट करते हैं, स्प्रे पेंट, मजदूर जो स्प्रे वाली पेंट करते हैं, जब वो स्प्रे करेंगे तो पेंट कहाँ आ जाएगी, एयर में, इनहेल कर जाएंगे। तो जो वर्कर होते हैं बहुत सारे बीमार होते हैं अपने काम से। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एमबीबीएस करेंगे तो बहुत बहुत कुछ यहाँ पढ़ेंगे। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग बीमार हैं, वो सिर्फ अपने काम से बीमार हैं। जैसे कोई क्या कर रहा है, मोती, मोती जो होता है, मोती तराशने का जो काम होता है, तो मोती जब तराशा जाता है तो वहां से भी सिलिका निकलता है, इनहेल कर जाते हैं। जो कारपेंटर हैं वो लकड़ी काटते हैं, वहां लकड़ी की बहुत सारी धूल होती है, उसको इनहेल कर जाते हैं। जो पेंटिंग करते हैं उसको इनहेल कर जाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो किससे जुड़ी हैं, काम काज से जुड़ी हैं। अगर रेस्पायरेशन की कोई बीमारी काम काज से जुड़ी है तो उसका नाम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे कौन सी, सिलिकोसिस। लिखो, इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा।
बस ये शब्द काम का है। ये एक दिन के एक्सपोजर से नहीं होगा, क्या होगा? प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। बतियाओ नहीं। बाहर बोल लेना। देखो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है वो तो लिखी है, क्या क्या दिक्कत होती है? सांस लेने में दिक्कत, पहला क्वेश्चन। क्या हो जाता है? वीजिंग। क्यों हो जाता है? तो भाई जहां ड्यू टू लिखा है वो तो स्पष्ट है ना कि ये क्या बन गया, एसर्शन रीजन, तो यहाँ एसर्शन रीजन भी है। ड्यू टू क्या है? इन्फ्लामेशन। कहाँ? ब्रांकाई और कहाँ? ब्रैंक्यूल। कहाँ नहीं है? ट्रैकिया में मत कराएं। फिर है इम्फाइसेमा, ये क्या है? क्रोनिक डिसऑर्डर, जिससे क्या हो जाएगी? एल्वियोलर वाल डैमेज, जिससे क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट जाएगा। मेजर काज कौन सा है? सिगरेट स्मोकिंग। वैसे तो किसी भी धुएं से हो सकता है, लेकिन ज्यादातर स्मोकिंग से होता है। ये एक्टिव स्मोकिंग है। पैसिव स्मोकिंग है कि आप भाई सड़क पर जा रहे हो, बहुत सारा धुआं सड़क पर है, वो इनहेल कर जाओगे, उससे भी हो सकता है, लेकिन आप परमानेंट तो आप सड़क पर रहोगे नहीं, स्मोकिंग तो आप परमानेंट करते रहोगे ना। तो मेजर काज क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। और भी काज हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है, ये जान लीजिए कि कुछ ना कुछ सवाल एग्जाम में आ रहा है इससे। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कुछ इंडस्ट्री स्पेशली जहां क्या हो, ग्रिंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग, तो क्या बनेगी? ढेर सारी डस्ट। हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। अगर बहुत दिनों तक लॉन्ग एक्सपोजर चलता रहा तो क्या होगा? इन्फ्लामेशन। फिर क्या होगा? फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या है? प्रोलिफरेशन किसका? इससे सीरियस हो जाएगा। लंग्स डैमेज। तो क्या करना चाहिए? वर्कर को काम छोड़ देना चाहिए? काम करना है। क्या पहन लेना है? प्रोटेक्टिव मास्क। अच्छा, वर्कर क्या करता है? वर्कर बीमार हो जाता है, ठीक, तो बीमार हो जाएगा तो छुट्टी ले लेगा, तो 2-3 दिन की छुट्टी ले लेगा, 2-3 दिन घर में रहेगा, तो उसको खांसी आनी बंद हो जाएगी। क्योंकि वो सिलिका इनहेल कर रहा था ना, तो यहाँ इन्फ्लामेशन होगा तो उसको खांसी आएगी। कहेगा हम बीमार हो गए, हम 3 दिन काम पे नहीं आएंगे। 3 दिन घर में रहेगा, खांसी बंद हो जाएगी। खांसी जैसे बंद होगी घर वाले भगा देंगे कि काम पे जाओ। वो फिर काम पे जाएगा, फिर से सिलिका इनहेल करेगा, फिर से खांसी आने लगेगी। अब कितने दिन छुट्टी लेगा भाई? एक बार छुट्टी लेगा, 2 बार छुट्टी लेगा, फिर बोलेगा नहीं काम चलता रहेगा, खांसी भी चलती रहेगी। एक दिन धीरे धीरे उसका लंग्स क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, और सिलिकोसिस से उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो बहुत खतरनाक स्थिति है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जितना होमवर्क बताए हैं वो सारा करके आएंगे। अगर आपने सी लगाया और आपका गलत हो जाए, ठीक है, तो अपने मन से नहीं मान लेना है कि क्यों गलत हो गया है, ठीक है, जाइए।